हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार अपना आज का टॉपिक होने वाला है यूट्राइन चेंजेस के ऊपर। ठीक है, इससे पहले जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक चल रहा था, ठीक है, तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया क्या ओवेरियन चेंजेस। ठीक है, इस लेक्चर में अपन मेनली पढ़ेंगे यूट्राइन चेंजेस। ठीक है, और जो सर्वाइकल और वेजाइनल चेंजेस हैं वो काफ़ी छोटे हैं और उसमें थोड़े बहुत चेंज देखने को मिलते हैं, तो वो मैं आपको इसी टॉपिक के लास्ट में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले यार अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मैं आपकी पूरी की पूरी बाइक हो चुकी है। ठीक है, और अपनी क्या है, अब जो फिजियोलॉजी है वो भी अपन कंप्लीट कर लेंगे सारी। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए हो तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक यूट्राइन चेंजेस मेनली। ठीक है, तो यूट्राइन चेंजेस में देखते हैं क्या क्या चेंज आते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद दी ओवेरियन चेंजेस यूट्राइन चेंजेस अकर साइमल्टेनियसली, मतलब कि जो ओवेरियन में चेंज आ रहे थे उनके साथ साथ ही अपने यूट्राइन में भी चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, यूट्राइन में अपने को मेनली 3 फेज पढ़ने हैं जो चेंजेस आते हैं। पहला मेंस्ट्रुअल फेज में क्या चेंज आएंगे, पॉलीप्रेटिव फेज में क्या चेंज आएंगे और सीक्रेटरी फेज में क्या चेंज आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे जो पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, 1 से 5 दिन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा कि जो एंडोमेट्रियम होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे जो ब्लड होता है ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में मेनली क्योंकि वहाँ पे थिकनिंग हो जाती है एंडोमेट्रियम की। ठीक, सेकंड आता है पॉलीप्रेटिव फेज, मतलब जो एंडोमेडियम शेड हुई है वहाँ से। ठीक है, तो उसको क्या करना है, वापस से डेवलप करना है। ठीक है, वापस उसको इतना बना देना है कि वापस से अगर वो नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर उसमें प्रेगनेंसी कंसीव करती है अगर लेडी, तो वो ईजिली कर सके। ठीक है, थर्ड देखते हैं, इसके बाद आता है सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज क्यों बोला है इसको, क्योंकि जो अपना कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो सीक्रेट करता है क्या, अपना हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उनके इफेक्ट की वजह से जो एंडोमेडियम रहती है वो और डेवलप करती है, इसमें जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं उनकी और डेवलप करती है, जो कि फर्दर सीक्रेशन करती है, इसलिए इसको सीक्रेटरी फेज बोलते हैं। ठीक, पहला फेज देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, इन प्रेगनेंसी, ठीक है, डज नॉट अगर मान चलो इफ प्रेगनेंसी, मतलब कि अगर प्रेगनेंसी अगर नहीं हुई है तो क्या होगा, तो थिकेंड एंडोमेट्रियम इज शेड। ठीक है, या फिर डेस्क्वेमेटेड। ठीक, मतलब क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम थी, जो मोटी बॉल बन गई थी एंडोमेट्रियम की, ठीक है, वो शेड कर जाएगी, झड़ जाएगी वहाँ से। ठीक है, या फिर डिस्क्वेमेटेड, मतलब कि वहाँ से ढह जाएगी। ठीक, तो डिस्क्वेमेटेड एंडोमेट्रियम एक्सपेल्ड आउट थ्रू द वेजाइनल अलॉन्ग विद द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, जो टिश्यू फ्लूइड और जो ब्लड निकलता है जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, ठीक है, तो उस टाइम पे उस ब्लड के साथ, उस फ्लूइड के साथ जो डेस्क्वेमेटेड एंडोमेट्रियम थी, ठीक है, वो उसके साथ बाहर निकल आती है। ठीक, कब निकलती है वो तो अपने को पता है, मेंस्ट्रुएशन में या मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग में। ठीक है, जो कि लास्ट ऑफ दी 4-5 डेज में होती है। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल पीरियड को और अपन क्या बोल सकते हैं, मेनेसिस। ठीक है, एमेनिया। ठीक है, और इसका नाम है कैटामीनिया। ठीक है, तो ये आप इसको भी और बोल सकते हो। आगे बात करते हैं अपन इसका। ठीक है, तो 26th, ठीक है, और 27th डे ऑफ द प्रीवियस साइकिल रिड्यूस इन द रिलीजिंग ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो इस पॉइंट को अपन समझते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मेंस्ट्रुएशन के लिए। ठीक है, या फिर ब्लीडिंग के लिए। क्यों होता है, देखो कि अपन ने पिछले लेक्चर में देख के आए क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो क्या होता है, अगर मान के चलो कि 14 डे पे अगर स्पर्म नहीं पहुंचा यूट्रस के अंदर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो क्या करता है, फर्दर थोड़ा चलता है, 1 वीक के बाद वो भी डिजनरेट होने लगता है। ठीक, और कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो क्या करता है, सीक्रेट करता है 2 हार्मोन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो क्या होगा, जब वो डिजनरेट कर जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम हो जाएंगे फीमेल बॉडी में। ठीक है, तो इस वजह से मेनली मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, क्योंकि ये 2 हार्मोन जो होते हैं यार, यही मेंटेन करके रखते हैं यूट्राइन इन्वायरमेंट को। ठीक, आगे बात करते हैं, चेंज देखते हैं एंडोमेट्रियम में, जो अपना मेंस्ट्रुअल फेज होता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चेंज आते हैं एंडोमेट्रियम में। ठीक है, तो पहला देखते हैं, लेक ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कॉज दी सडन इन्वोल्यूशन, ठीक, ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, इन्वोल्यूशन मतलब कि सिकुड़ना। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम क्या कर जाती है, धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, जैसे उसके पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल यूट्रस में या फिर फीमेल बॉडी में कम होता है। ठीक है, सेकेंड, लीड्स टू रिडक्शन इन दी थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। सिकुड़ेगा तो क्या होगा, थिकनेस भी कम होगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स इन दी एंडोमेट्रियम्स अंडरगो सीवियर कंस्ट्रक्शन। अगर मान चलो एंडोमेट्रियम सिकुड़ेगी तो उसके अंदर जो मस्कुलरिटी होगी, ब्लड वेसल्स होंगी, वो भी सिकुड़ेंगी। ठीक है, इतना अपने को पता है। तो क्या होगा, एंडोमेट्रियल वासो कंस्ट्रक्शन किस किस वजह से हो सकता है, इन्वोल्यूशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के सिकुड़ने से। ठीक है, एक्शन ऑफ वासो कंस्ट्रक्टर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, सब्सटेंस जिसमें कि अपने प्रोस्टाग्लैंडिन्स मेनली आते हैं जो वासो कंस्ट्रक्टर करवाते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या करवा सकते हैं, अपनी जो वहाँ पे थी, जो अपनी ब्लड वेसल्स थी, उनका कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगे। ठीक है, और किस वजह से हो सकता है, सडन लेक ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो 2 हार्मोन की कमी हो गई तो उस वजह से भी वहाँ पे वासो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ठीक, अब जो वासो कंस्ट्रक्शन हो गया तो उस वजह से क्या होगा,
तो वासो कंस्ट्रिक्शन लीड्स टू हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम में ब्लड नहीं आ पाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं होगी, तो वहाँ पे हाइपोक्सिया होगा, ठीक है। जब हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप्ड होगी तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड नहीं होगा, मतलब ब्लड कम आएगा, ठीक है। अगर सिकुड़ गई है ब्लड वेसल्स तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, तो वहाँ के जो टिश्यू रहेंगे एंडोमेट्रियम के वो कर जाएंगे नेक्रोट, मतलब कि नेक्रोसिस प्रोसेस के थ्रू वहाँ के जो टिश्यू रहेंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, मरते जाएंगे, ठीक है। नेक्रोसिस कॉज द रैप्चरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो नेक्रोसिस की वजह से क्या जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी रप्चर होने लगेंगे, ठीक है। तो आउटर लेयर ऑफ द नेक्रोटिक एंडोमेट्रियम सेपरेट एंड पास आउट विद ब्लड, ठीक है। अब क्या हुआ वहाँ पे कि नेक्रोसिस की वजह से क्या ब्लड वेसल्स भी रप्चर हुई और एंडोमेट्रियम के जो सेल्स है वो भी हुए वहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ वहाँ पे ब्लड निकला और वहाँ पे जो नेक्रोटिक टिश्यू थे या फिर अपने नेक्रोटिक क्या सेल्स थे एंडोमेट्रियम की, वो उस ब्लड के साथ शेड आउट करके कहाँ पहुँच जाएंगे, अपने वेजाइना में, और वेजाइना से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम कंप्लीटली डिस्कोमेटस। जो सुपरफिशियल लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस की, वो पूरी शेड कर जाती है, ठीक है, जड़ जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं यूट्राइन टिश्यू, ठीक है, टू एक्सटीरियर थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू, ठीक है, अबाउट 35 ml ऑफ द ब्लड अलॉन्ग विद द 35 ml ऑफ द सीरस फ्लूइड, मतलब कि 35 ml अपना ब्लड होगा और 35 ml उसमें सीरस फ्लूइड होता है, ठीक है। और उसी की मदद से क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम के सेल होते हैं वो एक्सपेल्ड आउट करते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि अगर मान के चलो कि यूट्रस में जो अपनी क्या थी, यूट्रस में क्या होती है मेनली, अपनी जो एंडोमेट्रियम थी उसके पास क्या थी, ब्लड वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स रप्चर की तो ब्लड निकला। तो जनरली यार जो ब्लड है उसका कोगुलेशन भी तो हो सकता है ना यूट्रस के अंदर, बट वहाँ पे नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एंटी कोगुलेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से वहाँ पे फिब्रोनुलाइसिस होती रहती है, ठीक है। या तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता है, ठीक है। तो इस वजह से वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही बाहर निकल आता है, ठीक है, उसकी वहाँ पे क्लॉट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है मेनली, ठीक है। आगे बात करते हैं इज एक्सपेल्ड फिब्रिनोलाइसिस कॉज द लाइसिस ऑफ द क्लॉट्स इन द यूट्राइन कैविटी इटसेल्फ, सो एक्सपेल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लूइड डज नॉट क्लॉट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या फिब्रिनोलाइसिस चलता रहता है जनरली, ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे क्लॉट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत क्लॉट्स मिल सकते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड में, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन पॉलीफ्रेटिव फेज की, ठीक है। पॉलीफ्रेटिव फेज को देखते हैं, एक्सटेंड्स फ्रॉम दी 5th से 14th डे के बीच में चलेगा अपना क्या पॉलीफ्रेटिव फेज, ठीक है, अपने को पता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का। आगे बात करते हैं करस्पॉन्ड टू दी फॉलिकुलर फेज ऑफ दी ओवेरियन साइकिल। जो अपन ने ओवेरियन साइकिल पढ़ी थी, ओवेरियन चेंजेस पढ़े थे, उसमें क्या था, फॉलिकुलर फेज होता था कितना, 15 डे से 14th डे के बीच में, ठीक है। तो उसी के करस्पॉन्ड होता है यहाँ पे अपना पॉलीफ्रेटिव फेज, ठीक है। इसमें चेंज क्या क्या आते हैं एंडोमेट्रियम में मेनली, पहला देखते हैं एंडोमेट्रियल सेल्स पॉलीफ्रेशन रैपिडली। अब क्या हो गया देखो, इससे पहले क्या हो गया अपना मेंस्ट्रुअल फेज, तो मतलब वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम थी वो शेड कर गई थी, ठीक है, सुपरफिशियल लेयर उसकी, तो वहाँ पे जो थिकनेस थी एंडोमेट्रियम वो काफ़ी डिक्रीज कर गई थी, ठीक है। तो अब उसको अपन को वापस से रिपेयर करना है, ठीक है, वापस से उसको डेवलप्ड करवाना है, क्यों, क्योंकि अगर फर्दर जो सेकंड साइकिल में अगर ओवम का फर्टिलाइज होता है स्पर्म के साथ, अगर मदर कंसीव करती है प्रेगनेंसी, तो एंडोमेट्रियम वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड, तो एपिथेलियम रिपेयर्स ऑन सरफेस ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की सरफेस पे एपिथेलियम वापस से रिपेयर होगी, ठीक है। फर्स्ट 4 to 7 डे लगते हैं इसको, ठीक है। थर्ड बात करते हैं यूट्राइन ग्लैंड्स स्टार्ट डेवलपिंग बिटवीन एंडोमेट्रियम स्टोमा। जो एंडोमेट्रियल स्टोमा होता है उसमें क्या होता है, मेनली जो ग्लैंड्स होते हैं यूट्राइन के, ठीक है, वो डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्लड वेसल्स अपीयर इन स्टोमा, जो स्टोमा होता है यूट्रस का, ठीक है, एंडोमेट्रियम को, वहाँ पे अपने को मेनली क्या ब्लड वेसल्स दिखने लगेंगे, ठीक है। पॉलीफ्रिकेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल सेल्स कंटिन्यूअसली, ठीक है, और एंडोमेट्रियम रिचेज द थिकनेस ऑफ 3 to 4 mm एट द एंड ऑफ पॉलीफ्रेटिव फेज। तो वहाँ पे क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम उसका पॉलीफ्रिकेशन कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है, और एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम से कम 3 to 4 मिलीमीटर तक पहुँच जाती है एंड ऑफ द पॉलीफ्रेटिव फेज में, ठीक। आगे बात करते हैं ओव्यूलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके ऊपर MCQ बन सकता है कि किस हार्मोन की वजह से मेनली जो ओव्यूलेशन देखने को मिलता है वो होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद करके रख लेना, ठीक, अगर किसी को नहीं हो पता तो, ठीक। आगे बात करनी, जो थर्ड फेज अपना वो होता है अपना सीक्रेटरी फेज, ठीक है, को एक्सटेंड बिटवीन 15 से कौन सा 28 दिन के बीच में, ठीक है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से डे होते हैं, 15 से 28 दिन के बीच में चलता है सीक्रेटरी फेज, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद जनरली क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करता है, पिछले लेक्चर में अपन देख के आए ओवेरियन चेंजेस में, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, वो सीक्रेट करता है लार्ज क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरोन और स्मॉल क्वांटिटी में ईस्ट्रोजन, अपने को ये चीज़ पता है।
अब प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ईस्ट्रोजन कॉज द पॉलिफिकेशन ऑफ द सेल्स इन द यूट्रस, ठीक, एंडोमेट्रियम बिकम मोर थिक, ठीक है। जो ईस्ट्रोजन क्या करेगा अपना, ईस्ट्रोजन पॉलिफिकेट कर देगा किसको, एंडोमेट्रियम को, कि उसकी थिकनेस बढ़ जाए, ठीक है। और जो अपना अपना जो प्रोजेस्टेरोन था वो क्या करता है, वो कॉज द फर्दर एनलार्जमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम स्ट्रोमा एंड ग्रोथ ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है। वो स्ट्रोमा को बढ़ाता है, ठीक है, कैसे, उसमें अपनी ग्रोथ करवाता है किसकी, ग्लैंड्स की, ठीक है, और वहाँ पे ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इस वजह से जो स्ट्रोमा होता है, एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा, उसकी साइज बढ़ जाती है, ठीक है, एनलार्जमेंट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अपन सीक्रेटरी फेज में कि एंडोमेट्रियम में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स इंक्रीज इन साइज, जो एंडोमेट्रियल के जो ग्लैंड्स थे वो इंक्रीज कर लेते हैं साइज, ठीक है, अकोमोडेट विथ इन द एंडोमेट्रियम, ठीक है। सेकेंड, साइटोप्लाज्म ऑफ द स्ट्रोमा सेल्स इंक्रीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स। क्या होता है, जो स्ट्रोमल सेल्स की जो साइज बढ़ रही है साइटोप्लाज्म की, वो क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर ग्लाइकोजन और फैट का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है। मे न्यू ब्लड वेसल्स अपीयर विद इन एंडोमेट्रियल स्टोमा, ठीक है। ब्लड सप्लाई टू द एंडोमेट्रियम इज इंक्रीज, मतलब वस्कुलरिटी इंक्रीज कर जाती है एंडोमेट्रियम में, ठीक है, सीक्रेटरी फेज में। थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम इंक्रीज अपॉन 6 mm, ठीक। इससे पहले जो अपना पॉलीफ्रेटिव फेज था यार, उसमें कितना था, 3 से 4 mm के बीच में। और यहाँ पे लास्ट ऑफ द पॉलीफ्रेटिव फेज की अगर इसकी सीक्रेटरी फेज की बात करता हूँ तो इसमें कितनी इंक्रीज कर जाती है, अप टू 6 mm तक, ठीक है, डबल बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, दोनों हार्मोन्स को देख लेते हैं। ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयर ऑफ द डैमेज एंडोमेट्रियम, ईस्ट्रोजन का काम रहता है कि जो डैमेज एंडोमेट्रियम थी उसको रिपेयर करने का, और जो प्रोजेस्टेरोन रहता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फर्दर ग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड सीक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है, ग्रोथ ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एंड सीक्रेटरी एक्टिविटी किसके थ्रू करेगा, ग्लैंड्स के थ्रू। ग्रोथ ऑफ द ग्लैंड्स करवाता है कौन, प्रोजेस्टेरोन, जो अपन ऊपर मैं आपको बता के आया हूँ, ठीक है। तो ये है दोनों हार्मोन्स के फंक्शन, ठीक है, कि वो कैसे इफेक्ट डालते हैं एंडोमेट्रियम के ऊपर, ठीक है, एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट के लिए। अब अपने को बात किसके लिए करनी है, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, यूट्राइन चेंज पढ़ लिया, ठीक, उससे पहले वाले लेक्चर में अपन ओवेरियन पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं सर्विकल चेंजेस की, ठीक है, इसको मैंने सी से लिख दिया, ठीक है। अब इसमें 2 चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, एक तो देखने को मिलता है कब, पॉलीफ्रेटिव स्टेज में, ठीक है, और दूसरा सीक्रेटरी, ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझनी है, अगर पॉलीफ्रेटिव स्टेज की बात करूं जो कि 5 से 14 दिन के बीच में होता है, ठीक है, तो उस स्टेज में जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स तो आप सब जानते हो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और जो एंड पोर्शन रहता है ये सर्विक्स होती है, इसके नीचे जाती है वजाइना, ठीक है। तो अब सर्विक्स पे क्या होता है, मेनली जो म्यूकस होती है, म्यूकस की प्लग का फॉर्मेशन होता है, ठीक। लेकिन जो पॉलीफ्रेटिव फेज होता है कितना, अपने 5 से 14 दिन के बीच में, तो अपने को पता है कि 14वें दिन पे होना है ओव्यूलेशन, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होती है, मीटिंग किसकी, ओवम की और स्पर्म की। तो मतलब कि जो ये पैसेज है ना सर्विक्स का, अपने को ये भैया पूरा क्लियर चाहिए कि स्पर्म इजीली एंटर कर सके यूट्रस के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, तो पॉलीफ्रेटिव फेज में मेनली क्या होगा, अपना जो म्यूकस होता है, म्यूकस वहाँ पे क्या रहता है, थिन, ठीक है, थिन होगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, मेनली वहाँ का जो नेचर होता है वो रहता है एल्कलाइन, मतलब बेसिक नेचर होगा, ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, एक हार्मोन जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रख लेना। सेकेंड होता है कौन सा, सीक्रेटरी फेज, ठीक है। सीक्रेटरी फेज चलेगा कितना, अपने 15 से 28 दिन के बीच में, ठीक है। अब क्या हो गया, अब स्पर्म भैया आए तो आए, ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब सर्विक्स क्या करेगी, सर्विक्स अपना एक काम स्टार्ट कर देगी, चलो स्पर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ दिन तक वेट करेगी, 1-2 दिन। अगर उसके बाद स्पर्म नहीं आता तो वो अपने पैसेज को क्लोज करने की कोशिश करेगी। क्लोज करने के लिए वो क्या करती है, क्लोज करने के लिए वो डेवलप करती है थिक म्यूकस कोड या प्लग, कि इसकी वजह, अब उसकी वजह से क्या होगा कि फर्दर स्पर्म्स की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो म्यूकस की है वो यहाँ पे प्लग का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे म्यूकस का हो जाएगा थिक, ठीक है, ये समझ में। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन रहता है, प्रोजेस्टेरोन, इसके लिए आपको याद कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने कौन से सर्विकल चेंजेस, ठीक है। अगर मैं वेजाइना की चेंजेस की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, इसको अपन VG से लिख देते हैं, वेजाइनल चेंजेस, ठीक है। इसमें भी 2 चलेंगे, एक होगा पॉलीफ्रेटिव और दूसरा अपना क्या होगा यहाँ पे सीक्रेटरी, ठीक है। इसकी टाइमिंग तो आपको पता है, जो पॉलीफ्रेटिव होता है वो होता है कितना, 5 से 14 के बीच में, और अपना ये होगा कितने के बीच में, अपना बोल सकते हैं अपन 15 से 28 दिन, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद पॉलीफ्रेटिव फेज में मेनली होता क्या है, ठीक है, वेजाइना के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि स्पर्म की एंट्री है ना, वो उसको परमिट करनी है, ठीक है, स्पर्म को अच्छे से पहुंचाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा भाई वेजाइना, उसके लिए वेजाइना में मेनली जो डेवलपमेंट आएगा वो कैसा आ सकता है कि उसके अंदर मेनली जो अपने बोल सकते हैं कि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, या तो अपन जो बोल सकते हैं जो लुब्रिकेंट ग्लैंड्स होते हैं, तो उस वेजाइना के अंदर लुब्रिकेशन इंक्रीज हो जाएगा,
ठीक है, जो कि फैसिलिटेट्स कर सके किसकी, स्पर्म की एंट्री को, ठीक है। तो और इन सब चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। और अगर आगे बात करूं मैं सीक्रेटरी फेज में क्या होता है, मेनली सीक्रेटरी फेज में जो अपनी बेजाइना होती है, तो बेजाइना में क्या होगा, मेनली जो बेजाइना होती है तो बेजाइना में जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, सेल्स की, तो वो कॉर्निफाइड हो जाती हैं, ठीक है। कॉर्निफाइड होने की वजह से क्या हो जाता है कि उनके ऊपर जो बैक्टीरिया व वायरस होते हैं वो इन्फेक्शन ईजिली कॉज नहीं कर सकते, ठीक। सेकेंड क्या हो सकता है, सेकेंड जो बेजाइना होती है ना यार, बेजाइना के अंदर जो एसिडिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एसिडिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो फर्दर इन्फेक्शन होते हैं ना, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, वो चांसेस नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक। तो ये दो चलते हैं और इनका जो मेनली कॉज होता है वो होता है अपना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक। तो ये पूरे के पूरे दोनों चेंजेस बता दी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार, थोड़े ही बहुत हैं। अगर आप नीट के लिए अच्छे से पढ़ के आए होगे यार तो आपको ये कंसेप्ट अभी भी याद होंगे, ठीक है। इसको आप एक बार अच्छे से नोट से पढ़ लेना, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो यार, मेहनत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।